कल ही जारी हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र और आज जो है दोस्तों हमने फिजिक्स क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है फिजिक्स का। तो गाइस वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉपी कलम लेकर के बैठिए। एक दिन में जो आपका एक सब्जेक्ट में कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, अच्छे मार्क्स आपको ला कर ही रहूंगा। और क्वेश्चन का जो लेवल देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अधिकतर क्वेश्चन मॉडल प्रश्न पत्र से ही आएंगे। वो लोग भी जान चुकी है कि चलो बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, मॉडल प्रश्न पत्र 5 सेट दे दो और पांचों में से क्वेश्चन जो है अधिक मात्रा में पूछ दो, ऐसा ही होने वाला है। तो मॉडल प्रश्न पत्र का हर एक प्रश्न को आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, सबको बताइए कि इस चैनल में जो है वो तैयारी कराई जाती है आपका मॉडल प्रश्न पत्र की। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। दोस्तों तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आ रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स आ रहे हैं, सिंपली सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और एकदम सॉल्यूशन मिलेगा 10 सेकंड के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो या आईआईटी जेईई नीट का हो या फिर दोस्तों सीबीएसई यूपी बिहार और भी अलग स्टेट बोर्ड का हो, सबका जो इंस्टेंट सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही दोस्तों डाउटनेट पर चल रही है 9th से 12th आईआईटी जेईई नीट की डेली लाइव क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर दोस्तों देश के सभी राज्यों के जो है बच्चे उन्होंने लाया रैंक 1। दोस्तों अभी डाउटनेट करें, डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है, सेट 1 का। देखिए ठीक है, ये सेट 1 का सॉल्यूशन है पूरी तरीके से फिजिक्स का। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है भाई। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश से भी लिखा हूँ, यहाँ पर हिंदी से भी लिखा हूँ। पहले मैं इंग्लिश को पढ़ करके बता देता हूँ और कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस is the name given to the opposition to a changing current flow. This impedance is measured in ohms just like resistance। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता क्या है, ये तो करंट को जो है अपोज करता है, यानी कि करंट जिस दिशा में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको उस पर ईद करता है, अपोज करता है। समझ में आ रहा है ना, उसी को उससे बोलता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से, उन लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि आगमनात्मक प्रतिक्रिया ऐसी वोल्टेज की आपूर्ति होने पर प्रारंभ करने वाले में वर्तमान प्रवाह द्वारा सामना किया जाने वाला प्रतिरोध है। सेम उसी बात को जो हिंदी वक्तव्य में लिखा गया है। तो इस पहला जो आप लोग 1 नंबर यहाँ पर आराम से ला सकते हो, बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होइएगा और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर दीजिएगा। मैं दोस्तों आपको इस सारा को भेज दूंगा पीडीएफ को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पर दिखाना है, ग्राफिकली शो करना है कि जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कि किस तरह से वेरी करता है। तो गाइस ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये हो गया सब फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग ऐप से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मैंने म्यू से डिनोट किया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ऐप से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से दिया रहे, अगर इसमें ऐप रहेगा तो आप लोग ऐप से डिनोट कीजिएगा। तो गाइस इस तरह से कुछ वेरी करता है। जैसे जैसे देखिए सबसे पहले आपका कांस्टेंट रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, उसके बाद फिर से कांस्टेंट होकर के फ्रीक्वेंसी की तरफ सीधा गमन करता है। तो गाइस कुछ इस तरह से रहता है आपका वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग आराम से यहाँ पर एक और नंबर ला सकते हो। मैंने 2 नंबर ला लिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से दिखाना क्या है कि राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दोस्तों आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता क्या है उसको सिंपली यहाँ पर लिखना है। तो गाइस हमने क्या लिखा है कि प्लांक्स कांस्टेंट इज H इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻24 जूल पर सेकेंड। गाइस ये जो होता है ये आपका रिलेशन होता है, इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो गाइस आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना, अभी नोट डाउन कर लीजिए। इसी को दोस्तों बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए जो क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा उसमें लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जितना नॉर्मल भाषा में हो सके उतना नॉर्मल वर्ड सही आंसर लिखना है। ठीक है, आप लोग गलत बिल्कुल नहीं लिखिएगा। यह हमारा पहला पेज खत्म, 3 क्वेश्चन बना लिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जो डिफाइन करना है, चलिए पढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल कंप्लीटली। गाइज यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल जाता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश की आवृत्ति दहलीज आवृत्ति से कम है। गाइज ये जो है ये पूरी तरीके से आपका
ट्रिकल्ड फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है, आप हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले गाइस इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन है, आप लोग अभी नोट डाउन करते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, आप पॉज करके आराम से मैं टाइम दूंगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंस निकालना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, बट यहाँ उसको एनर्जी बैंड डायग्राम भी बताना है। ठीक है, और बस यहाँ पर वही बताना था कि एनर्जी बैंड डायग्राम, बट मैंने क्या किया ना कि मैंने यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम भी बनाया है और प्लस जो है 2 एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लिख दिया, ताकि थोड़ा टीचर भी प्रभावित हो जाए ना, अच्छे अच्छे नंबर दे दे, समझ में आ रहा है ना। बस यहाँ पर बोला गया था एनर्जी बैंड डायग्राम ही बनाने, बट मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम भी बना दिया है और प्लस जो है आपका यहाँ डिफरेंस भी लिख दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि डेंसिटी ऑफ होल से डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ यह जाता है पी टाइप, और इसमें होता है क्या है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी ऑफ होल्स की तरफ जाता है। ठीक है, और यहाँ तो ये जो फॉर्म करता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और ये करता है पेंटावेलेंट, ये ट्राइवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बनाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन साथ ही साथ आंसर देखिए, ये आपका डायग्राम है, आप अगर जो नहीं देख रहे हैं गाइस कृपया करके आप लोग पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। 1 महीना बचा हुआ है गाइस, लेट मत कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा छठा क्वेश्चन देखिए, सो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। गाइस ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी एक वेरिएशन दिखाना है आपका कलेक्टिव फोटो पोटेंशियल एंड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी जो है एक समान रहे, फ्रीक्वेंसी न घटे न बढ़े, कांस्टेंट रहे, ठीक है, तब जो है आपका क्या वेरी कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फोटो करंट, जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, आपका ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने फोटो करंट का जो डायरेक्शन है सेम रखा है। ठीक है, तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका जो है डायग्राम बन जाएगा, तो कृपया करके आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेट ह्यूजेंस प्रिंसिपल। दोस्तों यहाँ पर ह्यूजेंस प्रिंसिपल को जो है वो डिफाइन करना है कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल मेनली होता क्या है। ठीक है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट में बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि ह्यूजेंस वेव जो होता है वो क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट, हर एक बिंदु पर जो भी वेव जो है वो रहता है, उसे हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, मतलब सेकेंडरी वेव का जो है एक माध्यम, एक सोर्स, ठीक है, होता है, उसको दोस्तों बोला जाता है कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो गाइस कृपया करके आप इसे फिर से नोट डाउन कर सकते हो। 1 नंबर हमने 7 क्वेश्चन में से 5 बनाना रहेगा। सेक्शन ए में देखिए, ए में 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 बनाने को दिया जाएगा, बट मैंने 7 का 7 आपको बता दिया। तो गाइस कृपया करके बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर जो आपको टाइम लग सकता है, देखिए सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन शायद रह सकते हैं। ठीक है, उसमें से बोला जाएगा कि इसमें भी 5 को बनाइए, लेकिन मैंने 7 के 7 बना दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है ना भाई। देखो, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट। दोस्तों इस लॉजिक गेट का जो हमें क्या है, कौन सा लॉजिक गेट है गाइस, उसको हम लोग पता लगाना है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये हो गया हमारे एंड गेट। एंड गेट होता क्या है, कुछ इस प्रकार से देखिए, एंड गेट कैसा रहता है, इसको बोलते हैं ना एंड गेट गाइस, इसको एंड गेट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड गेट, ये गोल है। ठीक है, इसको एंड गेट बोलते हैं। तो ये जो एंड गेट तो यहाँ पर मिल गया, ये हो गया एंड गेट। और इसको दोस्तों बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं नॉट गेट। तो एंड प्लस नॉट को अगर ऐड करेंगे, एंड और नॉट गेट अगर किसी में साथ रहे, तो आपको पता हो क्या कौन गेट होता है, नंद गेट। तो गाइस आप लोग देखिए इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, है ना। अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना हमसे हो सक रहा है। आगे पढ़ते हैं, राइट ट्रूथ टेबल ऑफ नंद एंड और गेट। यहाँ पर उसको बता रहा है कि नंद गेट का और गेट का जो है ट्रूथ टेबल बनाना है। तो कहते आप लोगों को पता होगा सिंपली कि नंद गेट का ये रहता है और आपका और गेट का ये रहता है। बाकी और जितना भी गेट है, एंड गेट हो गया, एंड गेट का जो रहता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नंद गेट, जितना सारा भी है सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आने वाला है, एक क्या 2 भी आ सकता है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दे दिया था, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। आप इसमें आपको 1-2 नंबर, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कुछ भी। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो 3 प्रॉपर्टी, हमें 3 गुण लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या कौन से गुण पाए जाते हैं। कोई विद्यार्थी में गुण रहता है ना कि बंदा बहुत अच्छे से पढ़ता है या फिर कुछ ऐसे वैसे, तो कुछ इसी प्रकार से। तो यहाँ से देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 × 10 टू 3 × 10 टू द पावर में भी 8 होगा।
ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपोगेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बीच में राइट एंगल जो है वो बनाता है। ये यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स रहता है वो ट्रांसवर्स वेव रहता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। अब ट्रांसवर्स वेव भैया आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए होता क्या है। चलो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 थी। The work function of cesium metal is 2.14 electronic volt when light frequency 6 × 10⁻14 Hz is incident on the metal surface. Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, इधर देखिए, हाँ what is the maximum kinetic energy पूछ रहा है यहाँ पर ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्क फंक्शन जो है फाई नॉट, उसका वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। फाई नॉट वर्क फंक्शन को हम लोग फाई नॉट से डिनोट करते हैं, तो 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपको पता होगा। और जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी शायद मेंशन है, देखते हैं क्वेश्चन में मेंशन है। हाँ जी, लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मेंशन है यहाँ पर, तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपको पता होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोस्तों उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², सबको आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग के से डिनोट करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो उसका जो फॉर्मूला दोस्तों होता है आपको पता होगा कि एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट का वैल्यू यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है। ठीक है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जो एच का वैल्यू रहता है दोस्तों उसको हम लोग एच का हम लोग बोल सकते हैं जो 6.626 बाई इंटू 10⁻⁻34 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इसका बाई इलेक्ट्रॉनिक का जितना रहता है आपका चार्ज। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिंपली इसमें पुट किए है ना। पुट करने के बाद जो भी इसको वैल्यू आया उसको माइनस से देखिए, माइनस म्यू नॉट है, तो जो म्यू नॉट का कितना वैल्यू था ध्यान से देखते हैं, 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो माइनस तो हम लोग 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किए, तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो आया 0.345 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है निकालना है कि स्टॉपिंग मतलब कितने पोटेंशियल देंगे जो कि वो रुक जाएगा, है ना। चलो पढ़ते हैं। तो वी नॉट जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट कंसीडर कि वी नॉट इक्वल टू जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। चलो अब पढ़ते हैं कि वी कैन राइट, तो दोस्तों के का जो वैल्यू है उसे हम लोग ई वी नॉट लिख सकते हैं, जहाँ वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और आपको ये फॉर्मूला है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, अब क्या है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी नॉट इक्वल टू के बाई, देखिए कुछ किए नहीं, सिंपली हम लोग क्या किए कि वी नॉट को इधर रहने दिए और ई को जो है उसके डिवाइड में लिख दिए। ठीक है, तो अब जो है वी नॉट इक्वल टू के बाई ई लिख दिया। अब क्या है कि के की जगह में सिंपली जो है जितना वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.345 इंटू जो इलेक्ट्रॉनिक का जितना चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज रहता है उसको लिख दिया सिंपली। अब क्या होगा, ये ऊपर नीचे आपको पता है कटता है, तो नीचे ई का जो वैल्यू था वो ई में लिखे, ऊपर में के का जो वैल्यू था उसको लिखे फिर, और ऊपर नीचे जब कटा तो गाइस क्या हुआ 0.345 वोल्ट। तो ये भी दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से ज्ञात रखिए। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगा क्या। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग ज्ञात रखिए कि के का जो वैल्यू है यानी कि काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है। ठीक है, जो मास जो इलेक्ट्रॉनिक का मास कितना रहता है दोस्तों आपको पता होगा, है ना, 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपको पता होगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया सिंपली कि एम का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर रफली यूज़ किया है, देखिए ध्यान से, एम का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सिंपली पुट करना है 1/2 mv² जो है ना, इसमें एम का वैल्यू इसको पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा गाइज, कुछ समथिंग एम का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9.1 × 10⁻31 इंटू v², इधर बचेगा क्या के, और के हम लोग निकाल चुका है, के मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ, आपको पता होगा 0.345, तो के की जगह में 0.345 पुट करना है और एम की जगह में इसको पुट करना है, देन v² का जो वैल्यू होगा वो
किलोमीटर होगा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। उसके बाद जो है हमने सिंपली जो बी का वैल्यू है रूट के अंडर में, रूट अंडर जब 2 करेंगे तो निकल जाएगा सिंपली, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और जो किलोमीटर जो है उसको हम लोग सिंपली मीटर पर सेकंड में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये आप हमारा जो आंसर है वो आएगा कितना, 332 इंटू 0.3 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आएगा, है ना। चलो, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बताना, इसमें क्या है कि व्हाट इज जेनर डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ मैंने हमने लिखा है, सबसे पहले इसमें दोस्तों बताना कि जेनर डायोड होता क्या मेनली। तो जेनर डायोड को यहाँ पर जो है मैंने सॉल्यूशन जो है वो लिख चुका हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो ध्यान से। देखिए, जेनर डायोड इज अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। दोस्तों जेनर डायोड जो होता है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है विथ अ पीएन जंक्शन व्हाट दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू वर्क इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन। दोस्तों यहाँ पर जो है जेनर डायोड का हम लोग यूज़ कर कब करते हैं, जो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में जो है इसका वर्क किया जाता है ना। दोस्तों इसी को जो बोला जाता है जेनर डायोड, आप लोग अच्छे तरीके से ज्ञात होगा। यह हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन अभी का अभी तुरंत करिए, है ना। अगला जो वर्किंग की तरफ फोकस करते हैं, क्या कुछ है देखिए। वर्किंग में ए जेनर डायोड वर्किंग इन द ब्रेक क्लॉक रीजन कैन सर्व एज अ वोल्टेज रेगुलेटर if maintained at constant output voltage even when input voltage Vi or load current IL varies. Here in this circuit the input voltage Vi is regulated at a constant voltage V2 एट द आउटपुट रिप्रेजेंटेड एज वी नॉट यूजिंग ए जेनर डायोड। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली क्या लिखा कि जेनर डायोड मेनली होता क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो सब बातों को लिख दिया है कि वी आई को लेट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मानते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज वी टू को मानते हैं, वी नॉट यूजिंग जेनर डायोड ये मानते हैं। जेनर डायोड का मतलब वी नॉट, समझ में आ रहा है ना। सिंपली वही सब लिखा है, तो आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ये मत करिए इसी को छाप दीजिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैंने डायग्राम बनाया है सिंपली, जो जेनर डायोड का जो होता है मैंने डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्किंग स्टार्ट होता है, when the potential developed across the diode is greater than V2, the diode moves into the Zener breakdown region. It conducts the draws relatively large current through the series resistance Ri. The total current I passing through Ri equals to sum of diode current IL. I equal to I2 plus I1. It is to be denoted that the total current is always less than maximum Zener diode. दोस्तों यहाँ पर जो बता रहा है सिंपली वर्किंग, सबसे पहले देखिए व्हेन द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज ग्रेटर देन V2, जब जो पोटेंशियल जो है वो V2 के अधिक, V2 से ज़्यादा होगा, तो जो डायोड जो है वो मूव किसकी तरफ करेगा, जेनर की दिशा में, जेनर के ब्रेकडाउन रीजन की तरफ जो है वो मूव करेगा। इट कंडक्ट्स एंड ड्रोज रिलेटिवली जो लार्ज है वो करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस आर आई, ठीक है। तो अब जो है जो टोटल जो करंट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। टोटल करंट जो हो जाएगा वो I इक्वल टू I2 प्लस I1, ये आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होगा। देन जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली इसी प्रकार से लिख सकते हैं, जो बी नोट का जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगा V2। अब दिस आउटपुट इज वोल्टेज रेगुलेटेड, तो ये जो आउटपुट हमारा वोल्टेज निकल रहा है ये जो रेगुलेटेड होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। Using phasor diagram analysis of series LCR circuit, find the expression for impedance of the circuit। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस निकालना है LCR सर्किट में, ठीक है, फेजर डायग्राम का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो फेजर डायग्राम बनाया है LCR सर्किट का, सीरीज LCR सर्किट, तो यहाँ देखिए LCR सर्किट यहाँ पर में देखिए L R भी है और C भी है आपका, ठीक है। अब जो है हमने क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो भी चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है इसको हम लोग पहले लिखते हैं इसमें, है ना। तो जो भी रहता है आपका रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L है, और कैपेसिटर जो है वो दोस्तों C है, समझ में आ रहा है, वो कनेक्ट है। उसके बाद अक्रॉस AC सोर्स में दोस्तों कनेक्ट है। अब जो इसमें जब वोल्टेज देंगे तो जो B को वैल्यू है, B का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब नीचे आते हैं सिंपली, ठीक है। देखिए where V is the instantaneous value, V naught is the peak value, omega is the 2 pi f, और f being the frequency of AC, है ना। यहाँ पर सिंपली वही सब लिखा कि B क्या होता है गाइस, V नॉट क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या इतना होता है, f जो f किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इसी सोर्स में, I क्या होता है, करंट होता है, T का मतलब टाइम होता है। उसी को दोस्तों मैंने लिख दिया अपने भाषा में। अब यहाँ पर देखिए
अब सिंपली इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर और कैलकुलेट किया है कि जब जो है यहाँ पर हम लोग वोल्टेज जो है वो का वैल्यू यहाँ पर लिखा है वी आर, वी एल और वी सी, जो है वोल्टेज को हम लोग लिखा है। तब जो वी आर का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर का वैल्यू होगा आई नॉट आर, वी एल का वैल्यू आई नॉट एक्स एल और वी सी का वैल्यू आई नॉट एक्स सी बराबर आई नॉट जो भी है ना एक्स सी। अब देखिए वी सी का वैल्यू आई नॉट एक्स सी, ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम बनाया समझने के लिए ना। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले ओपी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इस जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, है ना, इस डायग्राम में आपको दोस्तों पता होगा कि यहाँ पर जो वीसी से लेके वीएल तक जो भी रहता है वो वीएल माइनस वीसी करेंगे तब जाके इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब जो यहाँ पर ओपी स्क्वायर सिंपली हम लोग वैल्यू निकालेंगे ओपी स्क्वायर का। तो ओपी देखिए, ओपी कहाँ है, ये है ना। तो ओपी स्क्वायर का सिंपली जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल का जो नियम था पाइथागोरस प्रमेय, वो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, है ना, बचपन में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ए बी सी रहता है और ए सी का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर इंटू प्लस इसका स्क्वायर, सिंपली वही किए हम लोग। देखिए ठीक है, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, है ना। तो ए चूंकि ए पी बराबर ओ बी है तो वहाँ पर ओ बी मैंने लिख दिया ए पी की जगह में। अब फिर से इसको फर्दर सॉल्यूट किया है तो वी स्क्वायर का वैल्यू फिर मैंने निकाला है ना। उसी प्रकार से दोस्तों वी स्क्वायर आर की जगह में आई आर स्क्वायर लिखा, वी एल की जगह में आई एक्स एल लिखा। जो यहाँ पर ऊपर में देखिए, ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको सिंपली पुट कर दिया मैंने, ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको मैंने सिंपली पुट किया यहाँ पर फिर जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर का वो क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए सिंपली आई का जो वैल्यू है उसको हम लोग फर्दर सॉल्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपली जो आई स्क्वायर है, इधर तो वी स्क्वायर था ना भाई, वी स्क्वायर था, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर तब आई का जो वैल्यू है वो हमारा सिंपली कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद जो है जो जेड का वैल्यू है वो कुछ हमारा इस प्रकार से आएगा। तो गाइस यहाँ जो है हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करना है, सिंपली जो टेन थीटा का वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए व्हेन जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट फेजर डायग्राम बिटवीन वी एंड आई, यानी कि वी मतलब आपका जो पोटेंशियल हो गया वो, और आई जो मतलब दोस्तों करंट, ठीक है। तो टेन थीटा का जो वैल्यू तो वी एल माइनस वी सी बाई वी आर। तो टेन थीटा दोस्तों हम लोग कैसे निकाले, सिंपली आपको पता होगा टेन से मतलब पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको पता था, है ना, टेन थीटा का मतलब क्या होता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इतना बाई वी आर किया ना गाइस, समझ में आया। देखो वही चीज़ की है ना, यहाँ देखिए वही चीज़ की है। अब सिंपली हम लोग जो वैल्यू उसको फर्दर सॉल्यूट करेंगे तो वी आर का मतलब तो आर एल हम लोग लिखे हैं ऊपर में, ऊपर हम लोग लिख चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं बढ़िया से तो गाइस कृपया करके एक बार स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। देन उसको जो फाई का जो वैल्यू है उसको हम लोग टेन जो टेन थीटा वो उधर जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, जो यहाँ पर हम लोग निकाल दिया फाई का वैल्यू, तो बस हमको यही निकालना था इम्पीडेंस, है ना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये जो एक अच्छा क्वेश्चन है ना। डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जो डिफाइन करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रे रीचिंग एन interference with a less dense medium when the angle of incidence exceed the critical angle, है ना। ये टोटल एनर्जी इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है एक आपका साधारण सा डेफिनेशन हो जाता है। और हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग इसे तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे मेरा थोड़ा हिंदी ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, जिस मतलब वर्ड सब थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे आगतात्मक प्रतिक्रिया जो भी है, ठीक है। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ तो दोस्तों मेरा जो हिंदी थोड़ा वीक है, मतलब आपको पता होगा अच्छी तरीके से। अब आगे पढ़ते हैं ना। राइट अ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, है ना। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसको कंडीशन निकालना है कि कब जो है वो अपना प्लेस जो है वो अपना ये करेगा, मतलब आएगा अपना प्लेस में। तो यहाँ जो दो ही कंडीशन टोटल हमारे सामने निकलते हैं, टोटल दो ही कंडीशन निकलते हैं। दो ही कंडीशन आप लोग कोई भी बुक में पढ़ लीजिए, दो ही कंडीशन हमको मिलेगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, ये पहला हो गया। और सेकंड देखिए, द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इनटू ए रेयर मीडियम, ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिखना है, क्रिटिकल एंगल का जो है हम लोग को एक्सप्रेशन लिखना है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक नंबर का। तो यहाँ पर थीटा क्रिटिकल का वैल्यू साइन इनवर्स n2 बाई n1, क्योंकि बुक में आपका ऐसा भी दिया रहेगा साइन थीटा क्रिटिकल इक्वल टू n2 बाई n1, ये भी रहता है। लेकिन मतलब मैंने क्या किया कि साइन थीटा को सिंपली उधर ले गया तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना।
तो थीटा क्रिटिकल का इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स n2/n1। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। अब देखिए ये कोई जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो डबल कन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.5 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? अगर focal length 20 centimeter हो, ठीक है, तब निकालना है दोस्तों आर, तब आर का वैल्यू निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, सिंपली 1/f इक्वल टू म्यू -1 और फिर ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। ये आपका होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, आप लोग 12th में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, आपका ऑप्टिक्स में। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ऐप का जो वैल्यू है सिंपली हमारे सामने क्या दिया था 20 सेंटीमीटर्स, म्यू का जो वैल्यू था वो 1.55, R1 का हम लोग लेट आर कंसिडर करते हैं, R2 को जो है -r कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में तो R2 जाहिर सी बात है कि माइनस के फॉर्म में रहेगा, है ना। चलो अब जो है सिंपली पुट करते हैं उसमें, तो ऐप की जगह में पुट किया 20, आपका यहाँ पर 1.5 दिया हुआ ना गाइज, तो यहाँ पर 1.5 होगा, सॉरी, तो 1.5 म्यू की जगह में 1.5 पुट किया, फिर -1 किया, फिर 1/r -1/-r जो मैंने लिखा था उसको सिंपली पुट किया। अब जो है इसको जब फर्दर सॉल्यूट करते हैं तो 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं चाहिए ना, टेंशन नहीं लेना है कोई। आगे पढ़ते हैं, तो 1/20 इक्वल टू 1/r होगा सिंपली, और जो r का वैल्यू दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो हमारा पूरी तरीके से सॉल्यूशन निकल गया। हमने तो आज 14 क्वेश्चन जो है वो मतलब सॉल्यूट किया आपके सामने, सॉल्यूशन आपको दिया 14 क्वेश्चन का आज मॉडल पेपर का। शाम में जो एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 या 5 क्वेश्चन होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन हैव कैरी 5 मार्क्स। तो गाइज उन सब सारे क्वेश्चन का जो एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 इसका आने वाला है, तो गाइज नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि आपको लगातार जो इसी प्रकार से मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मिलता रहे। अभी इसी हफ्ता में जो हर एक मॉडल प्रश्न पत्र का मैं सॉल्यूशन अपडेट करूंगा, ये दोस्तों मैं कोशिश जरूर करेंगे हर एक अपडेट जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, है ना। तो आप सबके लिए तो मैं अभी फिलहाल कुछ दिन से कर रहा हूँ, अभी शेयर कर दीजिए फटाफट इस वीडियो को, और कोई डाउट होती है गाइज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर ये PDF आप लोग पाना चाहते हो तो गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, DM कीजिए सिंपली मुझे, है ना। और चलिए और क्या, बस 14 ही क्वेश्चन था, आप लोग आशा करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। और फिजिक्स जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है ना, टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स ऑनर्स आप लोग बाद में जाके कर सकते हो। और जो भी है परीक्षा की तारीख और जो भी घोषणा होती है मैं आपको सबसे पहले जरूर बताऊंगा, इसी प्रकार से लगातार रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा सभी जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।